वक्त आता है क्राउन रूल का, यानी अब जो पावर है वो ट्रांसफर हो चुका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी के हाथों में। ये जो महारानी के राज का समय है भारत में, जो आता है जब पावर और अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर करके वहां के पार्लियामेंट को दे दिया जाता है। इसका टाइम पीरियड है, यानी क्राउन रूल का जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है 1858 से लेकर के 1947 तक। 1858, 1857 के बाद का समय, 1857 का समय जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे अंग्रेज सिपोय म्यूटिनी के तौर पे भी हमें बताते हैं और हम उसी नाम से ज़्यादातर इसे जानते भी हैं। सिपोय म्यूटिनी या इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ज़्यादा बेहतर होगा कहना। तो क्राउन रूल 1858 से लेकर के जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है 1947, और इसके अंदर जो पहला एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक्ट एक बदलाव का एक्ट माना जाता है। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 लाया जाता है जो सिपोय रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उसके बाद। और प्रयास ये था कि भारतीयों को एक जो अच्छी सरकार जो इंग्लैंड में है वैसी सरकार ही भारत में उनको दी जा सके। इसीलिए जो पावर और अथॉरिटी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर करके सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाता है। तो भारत में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में जो भी शक्तियां थी, जो भी ज़मीन जायदाद या जो भी रेवेन्यू, जो सब कुछ था, वो सीधे अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है, यानी सीधे महारानी साहिबा के अंडर आ जाता है। अब स्वतः सब कुछ संभालेंगी कौन? अंग्रेज़ों की महारानी। ये हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, और ये होता है सिपोय म्यूटनी या इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद। इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अगर आप डिटेल में समझे तो वो हिस्ट्री में समझने की बात है, पर इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1857 से शुरू होकर 1859 तक चलता रहता है। 1859 तक इसके चलने की जब बात है तो ये समझ लीजिए कि इस दौरान तक देश के किसी न किसी हिस्से में छोटे मोटे कोई ना कोई विद्रोह हो रहे थे जो मिलते जुलते थे सिपोय म्यूटिनी के विद्रोह से, या उसके बाद के विद्रोह के तौर पे ही उससे जोड़ के उनको देखा जाता है। तो 1857 से लेकर के 1859 तक का जो समय है वो है मेनली सिपोय म्यूटिनी या इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। और 1857 के विद्रोह को मुख्य तौर पे अंग्रेज कुचलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर के भारत में आते हैं। तो आइए इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे ही सरकार जो है, जो पहले अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का जो ब्रांड था, जो ग्रुप था, वो चला रहा था, अब ये ट्रांसफर हो जाता है रानी साहिबा को, यानी टू द क्राउन, यानी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जैसे ही ये पावर ट्रांसफर होता है, अब भारत में जो भी एक्ट या रेगुलेशंस या कोई भी घटना भारत में घटती है, ठीक है, वो होगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। यानी अब जो भी लॉ बनेंगे या कोई भी छोटे से छोटा पेपर भी जो सरकारी काम का होगा वो होगा ऑन नेम ऑफ हर मैजेस्टी। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनके पोस्ट को भी अब बदल दिया गया। यानी देखिए, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी के वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ज़रूरत नहीं था, वैसे ही दूसरे आदमी का था जो कि पोस्ट के तौर पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा लगे। तो इसीलिए अब आया वॉइसरॉय का समय, और भारत के पहले वॉइसरॉय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे लॉर्ड कैनिंग, और भारत के पहले वॉइसरॉय भी बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। देश में जुल्म, सितम, लूट खसोट वैसे ही था, बस शब्दों का खेला किया जा रहा था कि अब शब्द के तौर पे वॉइसरॉय साहब होंगे, बाकी देश वैसे ही लूटा जा रहा था, ये आप बिल्कुल मान सकते हैं। उसके बाद भारत में जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था उसका अंत हो जाता है। डबल गवर्नमेंट सिस्टम अगर आपको याद हो तो डबल गवर्नमेंट सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। आपको अगर याद हो तो भारत में पहले ही, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान जो गवर्नर के सपोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था,
और फिर पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। इन दोनों बोर्ड्स को मिला के डुअल गवर्नमेंट भारत में बोला जाता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जब बनाया गया था तो इसका कार्य था पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना, वहीं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसका काम था कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना, भारत अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जब ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी तब जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसको डुअल गवर्नमेंट के तौर पे जाना जाता था। बाद में इन दोनों यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन दोनों को अबॉलिश कर दिया जाता है। कब अबॉलिश किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। और जैसे ही ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अबॉलिश होते हैं वैसे ही भारत में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अबॉलिश्ड माना जाता है। आप बस ये याद रखिएगा, अंग्रेज तरीका वही यूज कर रहे हैं, बस बोर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशंस और उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास लोग बदलते जाएंगे। तो ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जब अगर एग्जाम में पूछे कब अबॉलिश हुआ तो आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। और ये आया कब था? तो ये आया था दो हिस्से में। पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आया था, वहीं पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान आ गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये थोड़ा याद रखने की बात है और आप भी याद रखिएगा। तो इस तरह से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था इंडिया में इसको रिमूव किया जाता है। पर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को रिमूव किया तो कुछ तो लेकर आएगा, यानी वाइसरॉय को फिर से कोई सपोर्टिव रोल में तो चाहिए, या फिर कोई ऐसा रोल में चाहिए जो मुख्य तौर पे इंग्लैंड से फैसले लाए और वाइसरॉय यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के तौर पे उस पर कार्य करे। तो उसके लिए बनाया गया नया ऑफिस जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो नया ऑफिस बना जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इनको सारी अथॉरिटी दी गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको तमाम अथॉरिटी, तमाम शक्ति दे दी जाती है। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आदमी आता कहाँ था, आता कहाँ से था और था कौन? अगर इसकी पहचान की बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर हुआ करता था, एक सदस्य हुआ करता था, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली थी टुवर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है या एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से बदलाव होना चाहिए, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इन सभी के रिपोर्ट्स वो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता था, क्योंकि वो एक ब्रिटिश कैबिनेट का ही हिस्सा था। तो किस तरह से अंग्रेजी सरकार का जो वहाँ पे पार्लियामेंट था उसके एक व्यक्ति को भारत के हेड के तौर पे बैठाया जाता है, भारत के एक अगेन इम्पॉर्टेंट पोस्ट को बना के उसके ऊपर फिर से एक अंग्रेज को बिठा दिया जाता है एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाए गए इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर का काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी बनाया गया जो इनको असिस्ट करेगा। और ये बॉडी एक एडवाइजरी नेचर की थी। एडवाइज करेगी किसको? तो एडवाइज करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और इसके जो चेयरमैन थे, यानी इस काउंसिल के, इस 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन बने थे वो खुद थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर बनाया गया 15 मेंबर का काउंसिल ऑफ इंडिया जिसके चेयरमैन भी खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही बना दिया गया। तो ये एक और पॉइंट था कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर कितने लोगों को उनको असिस्ट करने के लिए बनाया गया था। जो काउंसिल था तो वो था 15 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके चेयरमैन खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही थे। अगला पॉइंट है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो क्रिएट हुआ था बॉडी, इसको आप सू कर सकते थे, यानी आप इसको कोर्ट में लेके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ इस बॉडी ने कुछ गलत किया है या लीगल तौर पे इस बॉडी ने कुछ गलत किया है तो आप इसके ऊपर केस कर सकते थे, बोथ इन इंग्लैंड एज वेल एज इन इंडिया। इसको ध्यान रखिएगा कि इसको हम कहाँ सू कर सकते थे। तो आमतौर पे ये ध्यान में रहता है कि अब भाई अंग्रेज़ों ने बनाया है तो इंडिया में तो पक्का इनको सू नहीं कर पाएंगे, यानी इंडिया में तो पक्का इनके ऊपर कोई केस नहीं कर पाएंगे। पर इस बॉडी को ऐसा रखा गया कि आप इसके ऊपर इंडिया में भी कर सकते हैं केस और इंग्लैंड में भी कर सकते हैं केस। वैसे भी दोनों जगह पे जो जजेस हुआ करते थे वो तो अंग्रेजी थे। तो इस तरह से एक ओवरऑल
सिस्टम बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में मुख्य तौर पे हुआ क्या? मुझसे पूछिए तो कुछ भी नहीं हुआ, बस झूठ मूठ का हिंदुस्तानियों को दिखा दिया गया, कह रहे आपने विद्रोह कर दिया था, सॉरी हमें लगता है आपने तो बड़ी गलती की, छोटी मोटी शायद एडमिनिस्ट्रेटिव गलती हमारी भी है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को और थोड़ा एफिशिएंट कर देते हैं, आपकी पिटाई, आपकी चोरी, आपकी कुटाई के लिए और थोड़ा एफिशिएंट को और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट कर देते हैं। तो बस वही ये किए इन्होंने, बस एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी की बात की, थोड़ा बहुत किया भी, बाकी भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया। नो इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट की बात हुई, ताकि उनको बेनिफिट होता रहे और फिर ये दोबारा इस तरह का विद्रोह वगैरह का जो चांसेस वगैरह बनता है इसको घटाया जा सके। तो बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इतनी ही बातें मुख्य तौर पे जो आपने अभी जाना और आपको जितना जानना चाहिए। आगे हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पर, वो हम देखेंगे अगली बार। धन्यवाद।